9 नगद न 13 उधार। सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या का एक विशेष विधान है। और यानी कि अपने ज़माने में राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे राष्ट्रपति है, उनके साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ खूब बहुत अच्छी तरह से उनका आना जाना था। नाम गुजराती में लिखी है। हमने कहा हमें तो गुजराती नहीं आती, और वो कहता कि आप गुजराती नहीं हो तो आपका यहाँ पे रिजर्वेशन कैसे हो गया। क्या नाम रखा? अलार्क बच्चे का। इसका मतलब क्या है? पागल कुत्ता। उन्होंने बताया रावण ऑस्ट्रेलिया का था। इनकी माता का नाम कैक्सी था। तो काका जी की जो ये बात थी कि ज्ञान जहाँ से मिले और अगर सही हो तो ले लो। हाँ, तो वो तो मैंने अपनाया। तुखम तासीर सोबत का असर, समझने की बात है। जैसे काका जी का क्या बताते थे, काका जी का पूजा करने का तरीका अलग था, उसमें कोई मूर्ति नहीं है। हाँ। तो वो लोग ये नहीं समझते कि हमारे यहाँ डिफरेंट लेवल्स हैं। हेलो दर्शकों, आपका द जटायु डायलॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम अपने गेस्ट अतुल जी कीर्तिपाल जी के साथ बात करने वाले हैं। और पिछली बार के पॉडकास्ट की जो वार्तालाप था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और पिछली बार हम अपने परम पूजनीय मेरे दादाजी श्री शिवनाथ जी कीर्तिपाल के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो उन्हीं के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्च नमो सदाय स्वाहाय नित्यमेव नमोस्तुते। ओम मातृपितृभ्यो नमः। जैसे तुम्हारी पिछली बार से यानी कि जिज्ञासा थी कि मेरे पूरे परिवार के अच्छी तरह से जानने के लिए, पिताजी से कि कैसे उनका पूरा जीवन काल में कैसे कैसे आपके उनके अनुभव रहे, उसी के बारे में मैं आगे और विस्तृत रूप से आपको उनके बारे में बतलाता हूँ। कि मैंने पहले आपको पिछले उसमें बता ही चुका कि जो उनका जीवन काल था बहुत यानी कि व्यवस्थित, सुनियोजित और यानी कि धार्मिकता से परिपूर्ण, यानी कि इस तरह का जीवन था। त्रिकाल संध्या वो करते थे रात में, यानी कि जैसे सुबह की मैं पिछले उसमें बता ही चुका कि कितने उनका लंबी बहुत पूजा थी। फिर शाम को वो हरिद्वार में जो करते हैं, और रात्रि में कम से कम 1 घंटा उनको ध्यान और संध्या वंदन जो भी। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा त्रिकाल संध्या क्या होती है। हाँ, तो मैं बताऊँ त्रिकाल यानी कि भारतीय उसमें, यानी कि खास तौर से हमारे उसमें यानी कि सनातन धर्म में त्रिकाल संध्या का एक विशेष विधान है। और विशेषतः संध्या वंदन जो है वो आपको, यानी कि मैंने जो एक पुस्तक दी है नित्यकर्म पूजा प्रकाश, उसमें आपको संध्या का किस तरह का विशेष, तो उसमें विशेष तौर से संध्या के साथ यानी कि एक तो गायत्री, यानी कि गायत्री उपासना और सूर्य उपासना का उसमें विशेष तौर से यानी कि ये होती है। उसमें यानी कि जैसे संध्या होती है, अब सुबह प्रातः काल तो सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है खड़े होकर के, एक तरह से अर्घ देना पड़ता है। ऐसे ही शाम को सूर्य के यानी कि पश्चिम मुख होकर के, सुबह यानी कि पूर्व मुख होकर के, और रात्रि में उत्तर मुख होकर बैठ कर के संध्या का विधान होता है। यह जब आप उसमें संध्या प्रकाश में देखोगे उसमें सब विस्तृत वर्णन है। और इसका विस्तृत जो स्वरूप आपको जो मिलता है, यानी कि इसका पूरा का पूरा, जैसे अब हमारा जो मुख्य पर्व जो है श्रावणी जो स्नान, जो हम यानी कि उसमें पर्व जो होता है हमारा रक्षाबंधन जिसको कहते हैं, उसमें इसका विस्तृत रूप से हमारा ऋषियों की उनकी जो उपासना होती है, और उसमें ये तर्पण होता है। ऋषि ये समझ लो कि देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण उसमें, और सूर्य उपासना का पूरा ऋषियों की विशेष उपासना, और यानी कि ये हिमाद्री स्नान उसमें विस्तृत आपको मिलेगा करने के लिए। अब हमारे पिताजी श्रावणी में हमेशा जाया करते थे। बताते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहीं पर भी हरिद्वार में श्रावणी पे जरूर आते थे पिताजी से, और पिताजी से हमने भी सीखा कि भाई कि मुख्य पर्व। ये संपूर्णानंद जी कौन है? कोई नहीं जानता। डॉक्टर संपूर्णानंद एक बहुत बड़े विख्यात लेखक हुए हैं। अच्छा। हमारे देश में उनका बहुत अच्छा नाम है, बड़ी पुस्तक है। हमारे जब हम पढ़ते थे तो उसमें हमारी पुस्तकों में उनके यानी कि पाठ हमें पढ़ने को मिले हैं। आपको पता उनसे लगेगा, इसलिए उनको जो प्रबुद्ध लोग हैं सब जानते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद कौन थे बहुत। तो कहने का मतलब ये है, हमारा विशेष पर्व जो था वो श्रावणी पर्व है, रक्षाबंधन। और उसमें जो हिमाद्री स्नान और वो जो सब कुछ पूजा वूजा और जो हम संधान करते हैं, यानी कि रक्षा, और अपने ये जो हम जनेऊ धारण करते हैं उसमें, तो उसमें आपको विस्तृत मिलेगा। अब मैं पिताजी जब तक गए यानी कि शामिल हुए, तब तक जब हुए, फिर जब हम अपने आए तो मैं चाहे मुझे छुट्टी लेके जाना पड़े सर्विस से, तब भी मैं उसमें सम्मिलित हुआ करता था अपने सामने। अच्छा। पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं यहाँ पर मुझे आना पड़ा, और ठीक उससे अगले दिन ही यानी कि श्रावणी पर्व पड़ गया मुझे। जब मैं यूएस से आया हूँ
उसमें मैं शामिल नहीं हो पाया इस बार। वरना मैं एक बार को अगर मेरी तबीयत खराब होती है, मैं अगर मान लिया स्नान में शामिल नहीं भी हुआ तो भी मैं जो पूजन होता है, जो पूजा होती है, और इस पूरे उस कर्म में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। तो मैं आपसे भी अपेक्षा करूँगा, अगर कभी भी आपको अवसर मिले तो श्रावणी स्नान जो हमारा पर्व है उस पर जरूर सम्मिलित होना। कोशिश करता हूँ मैं अपने यानी कि विश्वानी को भी मैं कहता हूँ, और मैं अपने जो जानकार लोग हैं, अब जैसे यतीन्द्र जी हैं, हमारी बुआ जी के लड़के, वो बहुत इसका, बल्कि वही इसको संपादित करते हैं आजकल। अच्छा। पूरा व्यवस्थित, उसकी व्यवस्था पूरी उन्हीं के हाथ में है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छे से व्यवस्था होती है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है। तो इसमें यानी कि खास तौर से ब्राह्मणों का मुख्य त्यौहार यही है। अच्छा। तो अब मैं पिताजी ने ही हमें इस बारे में समझाया, बताया, तभी तो हम आज यानी कि उसमें करें, और वही उन्हीं के अनुसार हम अपना यानी कि कम कर रहे हैं। और पिताजी ने ये समय समय पर हमें यानी कि वो गाइड किया। अब जैसे जैसे हम बड़े हुए, स्कूल यानी कि हाई स्कूल को क्रॉस करके इंटर में जब आए, तो हमें, अब क्योंकि मैं बताया ना आपको, पूर्व में हमें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। पहले तो हम पुस्तकें कहानी की पढ़ते थे, जो बताया था पिछले पूर्व उसमें, कादम्बनी, सरिता वगैरह। फिर हमने आगे आगे इस टाइम हर महीने हमारे पास जो जीजा जी हैं उनके पास कादम्बनी हर महीने आती है। हमने कादम्बनी का खूब बहुत अच्छी मुझे पत्रिका कादम्बनी लगी। सरिता तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो वामपंथियों की पुस्तक थी, उसमें मुझे अब समझ में आता है कि वो उसमें मुझे उतना आनंद नहीं आया। हाँ, वो मुझे पुस्तक में कुछ थोड़ी सी उसमें कुछ इस तरह की उसमें लेख इस तरीके से थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे कुल मिला। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, हमारे चाचा जी के यहाँ यानी कि जो है वो, उनको बहुत अखबारों का, हमारे पूरे परिवार में अखबार पढ़ने का, पत्रिकाएं पढ़ने का शौक़ था। तो साप्ताहिक धर्मयुग हमारे चाचा जी जो ज्योति प्रसाद जी, और उनके परिवार में यानी कि ये आया करता था। तो हम यानी कि वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे अखबार, ऐसे वो पढ़ते, हम भी पढ़ते थे। और आपको शायद एक बात का नहीं पता, मालूम ही नहीं होगा, हमारे चाचा जी बाबूराम जी कीर्तिपाल और हमारे पिताजी आपस में बहुत यानी कि बैठ कर के चर्चाएं होती थी, हम भी सुनते थे सुबह आमने सामने बैठ कर के घर में, मकान में। चाचा जी भी कभी कभी यानी कि वो याद, तो बाबूराम जी कीर्तिपाल, एक उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ज़बरदस्त था। यानी कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे परिवार में, यानी कि जो उनका अगर देखा जो शारीरिक एक तरह से कहना चाहिए, जो उनका वो था स्ट्रक्चर, बहुत शानदार। अच्छा, और इसी उसमें उनका मेल जोल और उनका जो ये भी बहुत उन्नत किस्म का था। यानी कि आप देखो बहुत बड़े मिनिस्टर्स है, वीआईपीज थे, जैसे यानी कि अपने ज़माने में राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे राष्ट्रपति है, उनके साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ खूब बहुत अच्छी तरह से उनका आना जाना था। अच्छा। बल्कि एक बार की मैं आपको घटना बताऊं कि जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, ये लगभग 72 के आसपास की बात रही होगी, इंदिरा गांधी दीक्षांत समारोह में आई। अच्छा। और उनकी लैंडिंग यानी कि हेलीकॉप्टर हमारे गुरुकुल के एक मैदान में लैंड हुआ। अच्छा। हमें वहाँ जाना ही था, गुरुकुल का दीक्षांत समारोह, गुरुकुल का दीक्षांत समारोह हुआ, और हमें उसमें जाने सम्मिलित होना था। तो मैं देख रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर के पास एक ये व्यक्ति अलग अलग, क्योंकि बाकी तो वहाँ पुलिस फोर्स थी और कोई आदमी, एक अकेला व्यक्ति दिखाई दे रहा। मैं गौर से बोला, तो चाचा जी हैं हमारे बाबूराम जी कीर्तिपाल। अच्छा। तो पता लगा कि वो हेलीकॉप्टर में इंदिरा गांधी जैसे उतरी, मुझे बाद में जब उन्होंने आके बताया कि भाई मैं तो वहीं तक गया था, 5 मिनट 2 मिनट जो भी था, इंदिरा गांधी हेलीकॉप्टर से गई, उन्होंने उनको गंगा जली पुष्प वगैरह जो भी उनके था उनको दिए, जयराम जी की हुई जो हुई, अपना घर वापस। मैं दीक्षांत समारोह में हम आमने सामने, यानी कि वहाँ पर हवन होता है पहले। अच्छा। दीक्षांत समारोह से पहले, सबसे पहले जो भी कोई वहाँ पर एक प्रक्रिया है, क्योंकि वो आर्य समाज के प्रवर्तक वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हिसाब किताब, तो उसमें हवन यज्ञ होता है पहले। तो हम हवन कुंड बीच में, सामने इंदिरा गांधी इधर की साइड में हम यानी कि बैठे पूरे, यानी कि हमारे कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह सब थे, और जो सब हमारे प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर सब उसमें सम्मिलित हुए। अच्छा। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। तो इस तरह की मैं बताऊँ, हमारे उनका व्यक्तित्व भी अपने आप में होता। और उन्होंने अपने समय में एक पुरोहित पाक्षिक अखबार अच्छा भी निकाला। अच्छा। हाँ, उसका यानी कि वो पुरोहित पाक्षिक था। और भाई उसमें जो उनके संपादक थे, एक रमेश जी, ये पचभैये, अच्छा। वो उनके संपादक थे। और एक शहतारचंद बेकल उनके उप संपादक थे उस समय, मुझे जैसे याद आ रहा है। और अच्छा व्यक्तित्व था, यानी कि वो अखबार चलता था बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, तो मैं ये शायद तो पता ही नहीं उन्होंने वो अखबार
भी नहीं पता। निकल। हाँ, तो बहुत अच्छा, यानी कि हमारे परिवार में बहुत अच्छे मुझे ये तो पता है कि हमारे परिवार में शायद उन्हीं की बात है कि जो जिनके लिए न्यूज़पेपर बाहर से आया करता था, बाहर से कोई न्यूज़पेपर आया करता था। नहीं ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उनके सामने जो है ना, बहुत इस तरह का जो था ना, वो अखबार उनका निकलता था। अच्छा। और ये समझो कि अब वैसे हमारे परिवार में बहुत यानी कि प्रबुद्ध लोग, इसके हमारे भाई साहब अब प्रणाम करते हुए अशोक स्वर्गवासी हो गए। अशोक कीर्तिपाल। वो तो बता था, वो तो खैर मैं बता ही चुका पिछले उसमें, वो थे। अब हमारे भाई साहब गोपाल जी कीर्तिपाल, अच्छा। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, अच्छा। जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में थे। अब मुझे अभी पता लगा बाद में जाकर, करीब उन्होंने 10-15 बुक्स लिखी हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि उसकी डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने इतनी बुक्स वगैरह लिखी। अच्छा जी, तो कहना हमारे बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के इस तरह के वो हुए हैं। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब पिताजी की इस तरह की यानी कि राजनीति की बहुत सारी बातें, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पिताजी का उस समय का जो माहौल था, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव था, तो उसके बारे में बातचीत होती थी, उनकी होती थी, यानी कि उनका। और चाचा जी में, पिताजी में हमारे बहुत इस तरह की चर्चाएँ वगैरह राजनीति के ऊपर होती, हम उनको सुनते थे। और शेर व शायरी भी उसमें खूब चलती थी, ज़बरदस्त। अच्छा, आपने बताया था उनका चाचा जी का दिल्ली में भी आना जाना खूब था। बहुत और ज़्यादा। और दूसरी बात, सांसदों के साथ भी इतने संबंध है कि उनके घर पे ठहरते थे वो। अच्छा। अब मुझे याद आता है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे याद आता है कि जैसे एक थे शायद, जहाँ तक मैं समझ, यशपाल ठाकुर, यशपाल सिंह जी थे, और भी कुछ यानी कि इस तरह के वहाँ पर थे, जहाँ तक मुझे याद आता है। और भाई एक इनके मामा जी जो है ना, हमारे भाई साहब जो रुद्रमणि जी, चंद्रमणि जी कीर्तिपाल हैं, उनके मामा जी के यात्री थे। और शायद मुझे याद आता उनके यहाँ भी ये जो था, ये मोदी जी, यानी कि ये गुज्जरमल मोदी, अच्छा। जिनका पूरा का पूरा वहाँ पर अपनी बहुत बड़ा वो हिसाब किताब, यानी कि वो कहना चाहिए क्या है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्या हो, उनके यहाँ खूब अच्छा था, यानी कि उनका, अच्छा। यानी कि वो उनका पारिवारिक संबंध थे रहने के, यानी कि उनके ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के साथ। अच्छा। हाँ। संबंधों में तो मेरे को ना गोपाल ताऊ जी का याद आ रहा है। जब हम दिल्ली गए थे एक बार, मेरे हाँ। इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम था, अगर आपको याद हो तो। गुजरात भवन में हमारा ठहरने का हुआ था। हाँ। और मेरे को याद आ रहा है, जो रिसेप्शन पे थे, सब बातचीत सही चल रही है, उन्होंने कहा आप नाम गुजराती में लिखिए। हमने कहा भाई हमें तो गुजराती नहीं आती। और वो कहता कि आप गुजराती नहीं हो तो आपका यहाँ पे रिजर्वेशन कैसे हो गया, यहाँ पे नॉन गुजराती मैंने तो अपने टाइम में कभी देखा नहीं ठहरते हुए। तो फिर गोपाल ताऊ जी से बात हुई, और फिर वहाँ पे फिर किसी मिनिस्टर का तो कॉल आया था, याद है। और फिर उसने कहा आप हिंदी में ही अतुल भाई अरुण भाई लिख दो। और वो बहुत वो जो रिसेप्शन पे था मैनेजर, वो बहुत आश्चर्य था। और उसने बोला कि मैं जब से यहाँ हूँ, मैंने कभी किसी नॉन गुजराती को यहाँ पे कभी एंट्री नहीं देखी, तो ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। उनका व्यक्तित्व इतना शानदार। देखो, हम, अब तुम्हें याद नहीं आ रहा, दूसरी बार जब हम गए तो अरावली गेस्ट हाउस में ठहरे थे। यानी कि आप देखो, यानी कि ये जो था, यानी कि यूनिवर्सिटी, उसके जो अरावली गेस्ट हाउस में नहीं ठहराया था उन्होंने हमें, JNU के उसमें हम अरावली उसमें ठहराया। तो उनके बहुत बहुत बढ़िया, बहुत उनका व्यक्तित्व भी बहुत शानदार। तो इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग हमारे यहाँ बहुत यानी कि हैं। हमारे भाई साहब, एक जो मेरे छोटे भाई हैं, चाचा जी के लड़के, ज्योति प्रसाद जी कीर्तिपाल के, चंद्रमणि जी कीर्तिपाल, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट, कलाकार। उनकी पेंटिंग आपको अमृतसर में और भारत माता मंदिर हरिद्वार में मिलेगी आपको देखने के लिए। भारत माता मंदिर तो बहुत, भारत माता मंदिर बहुत, और ऐसे अमृतसर मंदिर ज्ञानी जाल सिंह जी ने हाँ जी, इनॉग्रेशन किया। हाँ जी, उनका बहुत अपने आप में वो है। तो मैं बता, हमारे यहाँ बहुत इस किस्म के प्रबुद्ध लोग हैं। अब देखो उनका पूरे एक, मेरे ख्याल से पूरे एक फ्लोर पे चाचा जी की पेंटिंग्स ही हैं उसमें, है ना? है, हाँ, पूरा एक फ्लोर में उनकी यानी कि पेंटिंग है। मुझे याद नहीं 3rd फ्लोर पे है, कौन सी फ्लोर पे है, उनकी एक पूरी की पूरी पेंटिंग है। अब जैसे हमारे चाचा का जो अखबार निकलता था, उसका मोटो यानी अखबार की जो मुख्य पृष्ठ पे जो था, वयम राष्ट्रे जागर्याम पुरोहिता। अच्छा, क्या मतलब है इसका? मतलब तो मैंने बताया, यानी कि जो पुरोहित, यानी कि पूरे राष्ट्र को जागृत करने वाला जो है वो एक पुरोहित। हाँ, यानी कि उसका, हाँ, वयम। तो इसमें यानी कि उनका मोटो अखबार में मुख्य पृष्ठ पे ये इस तरह का था। पाक्षिक अखबार था, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया चलता रहा उनके समय में, और बहुत उन्नति की
होता है। और उनकी पर्सनैलिटी में बताया, अच्छा घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, दिल्ली तो जैसे जाना ही, ऐसे रानीखेत, अमृतसर, लुधियाना, हमेशा वो सफ़र बहुत किया करते थे। अच्छा। तो इस तरह कहते हैं। तो अब पिताजी के आपस में इस तरह के फिर चर्चाएं होती थी, बातचीत होती थी। हमारे साथ भी यानी कि उन्होंने उसमें इस तरह की वो हमें वो समझाया करते थे एक से एक। यानी कि मैं तुम्हें पिछली बार के उसमें बताया ही था कि किस तरह से हमें उन्होंने कि रामायण के, महाभारत के उनके वो दी है। अब ऐसे ही हुआ क्या कि उनका कहना क्या था कि जो बच्चों के अंदर जो संस्कार पैदा होते हैं सबसे ज़्यादा, या बच्चे जो संस्कारी बनते हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान माता का होता है। इसी उसमें उन्होंने अभी हमें कभी यानी कि मदालसा के बारे में सुनाया कि मदालसा, अब हम तो जानते थे मदालसा, लेकिन जब उन्होंने हमें थोड़ा समझाया। और मैं आपको एक बात और बताऊं, तुम्हें शायद ये पता नहीं है, मैंने ये उनकी एक जो छोटी सी जो उन्होंने हमें समझाया था कि मदालसा के बारे में, मेरे उसमें जो उस पर टेप रिकॉर्डर चलते रहे, मैंने उनको रिकॉर्डिंग कर रखी है। अच्छा। हाँ, और मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह से उनकी वो ओरिजिनल आवाज़ जो उन्होंने श्लोक के साथ मुझे यानी कि वो किया था कि मैं आपको वो यानी कि सुनाऊँ कभी, यानी कि उनकी आवाज़ में ही। तो अब की बार जब कभी आप आओगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको उसमें से किस तरह से लिया जा सकता है, क्या करा जा सकता है। ठीक। तो ये चीज़ है। तो उन्होंने बतलाया था कि मदालसा क्या था। मदालसा के एक्चुअली जो उनके 4 पुत्र हुए, अच्छा। जो उन्होंने हमें कथा सुनाई। और यानी कि ऋतध्वज की पत्नी थी मदालसा। ऋतध्वज अपने आप में बहुत बड़े अच्छा राजा थे। उन्होंने अपने यानी कि 3 पुत्रों का नाम उन्होंने अपने आप उनका संस्कार किया, नाम रखे उन्होंने में हैं। प्रथम पुत्र विक्रांत, सुभाव और अरिमर्दक। अब क्या हुआ, उनके नाम तो उन्होंने रख दिए। माता ने कहा भाई मुझे दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं यानी कि अपने आप को कहता है मैं जैसा उन्हें करो कर दिया। लेकिन माता ने उनको बचपन से जो उपदेश दिए मदालसा जी ने, उनको ऐसा निवृत्ति मार्ग दिखला दिया। यानी कि ऐसा वो ब्रह्मज्ञानी थी मदालसा। मैं एक आपको और बात बताऊं, उन्होंने बताया ब्रह्मज्ञानी। उन्होंने पालने से बच्चा रोता तो उनको वो जो श्लोक जो उसने सुनाने शुरू किए, ऐसा करा जैसे जैसे बच्चे जवान हुए, बड़े हुए, सब लोग उन्हें भगवत मार्ग पे डाल दिया। भगवत मार्ग पे डाल दिया। क्या वो यानी कि इतने वो हो गए कि वहाँ से यानी कि अपने जंगल की ओर, अपना बड़ा बच्चा हुआ, पहला बच्चा जंगल चला गया। तब कि भाई राजकाज मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई वो नहीं है। दूसरा भी, तीसरा भी, चौथे पे उन्होंने पैर पकड़ लिए उनके माता के कि भाई इससे तो कम से कम कोई राज्य चलाने के लिए कोई तो चाहिए। उन्होंने मंत्र को पलट दिया, दूसरी तरीके से उनको समझाना शुरू किया। लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि भाई ये यानी कि इसमें पूरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए इसके साथ। तो सिर्फ एक लड़का जो चतुर्थ यानी कि था, और उसने कहा कि इसका नाम मैं रखूँगी। क्या नाम रखा? अलार्क। अच्छा। बच्चे का इसका मतलब क्या है? पागल कुत्ता। अच्छा, बहुत ही अजीब है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसने उसको देखो, उसने जब उसको पलट करके जब उसने फिर का वीर गाथाएं और ये और वो, उसने वो जो 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 मार्ग बदल दिया। तो कहने का उनका बच्चों के ऊपर माओ का बहुत प्रभाव होता है। हाँ जी। तो क्या था? निवृत्ति मार्ग। शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो असी, संसार माया परिवर्जितो असी। तो ये उन्होंने सुनाना शुरू किया। यानी उनको बताया कि भाई उनको निवृत्ति मार्ग में डाल दिया बच्चों को। यानी कि ऐसा उनको प्रवचन देने शुरू किए कि बच्चे मोह खत्म हो गया। चौथे लड़के के लिए पैर पकड़े तो वो उसने उसको रोक लिया। अच्छा। हाँ, तो इस तरह की वो सुनाया करते थे पिताजी हमें। यानी कि इस तरह से हमें उन्होंने बतलाया। तो इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। अच्छा, हम जब मैं बताया ना, जब जैसे जैसे अब हम फिर बड़े हुए तो हमने क्या कहना, उपन्यास वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए। जासूसी उपन्यास पढ़ते थे बहुत। अच्छा जी। पिताजी ने एक बार देखा कि भाई जासूस गुलशन नंदा को पढ़ रहे, विनोद, कैप्टन हमीद, फलाना विनोद इस तरह की किताबें। उसने क्या रखा इन पुस्तकों में? अगर पढ़ना ही है तो कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ो। देखो वो बड़े प्यार के साथ बातचीत करते थे। तो कभी फिक्शनल हो गया ना, आप जो पढ़ते तो फिक्शनल है। हाँ, तो फिर हमने क्या किया, जब हमें फिर ज्ञान हुआ, फिर हमने अच्छी अच्छी पुस्तकों का पढ़ा।
प्रेमाश्रम, गोदान प्रेमचंद की है जी। और मेरी बहन जी की जो सोमवाला बहन जी हमारी जो पढ़ती थी, उनकी किताबें लगती थी बीए वगैरह में, वो ये झांसी की रानी वल्लभलाल वर्मा ये पढ़ी, और आग और पानी रघुवीर शरण मित्र ये पुस्तक पढ़ी। अच्छा। और फिर बाद में हमने ये पुस्तक थी कि वयम रक्षाम आचार्य चतुर्सेन, वैशाली की नगर बधू। कहने का मतलब हमने अपना ट्रेंड चेंज किया, थोड़ा बदला। अब इनमें हमें फिर इनमें आनंद लगा। फिर बाद में हमने अभी योगानंद पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी योगानंद जी की। तो हमें तो पता लगा कि भाई वास्तव में वो तो कुछ नहीं था, बेकार, इनमें जो ज्ञान है। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर कभी आपको समय मिले तो वयम रक्षाम आचार्य चतुर्सेन की बहुत बढ़िया पुस्तक। ऐसे रघुवीर शरण की आग और पानी आप पढ़ोगे, वो चाणक्य के बारे में है, चंद्रगुप्त चाणक्य के बारे में किताब है, उसको पढ़ोगे आप। और मैं उसके ये दो पुस्तकें अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगा क्या चीज़ लिखी गई है। और वयम रक्षाम क्या है? वयम रक्षाम में एक्चुअली रामायण काल की रामचंद्र जी की रावण के बारे में, विशेषतः तो वो रावण के बारे में है पुस्तक। अच्छा। तो उसको किताब को पढ़ के आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कोई धार्मिक किताब नहीं पढ़ रहे, आप इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी कि रामायण काल का इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास ही है हमारा। हाँ, यानी कि रामायण महाभारत हमारा नहीं, इतिहास ही उसमें थोड़ा चेंज है। उसने मंदोदरी का जो बताया वरना अब आपको पता, एक्चुअली मैं नहीं पता कि तुम्हें रावण के पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, रावण है था कहाँ क्या। उस किताब को पढ़ के आपको पता लगेगा। उन्होंने बताया रावण ऑस्ट्रेलिया का था। अच्छा। इनकी माता का नाम कैक्सी था। अब देखो कैक्सी नाम आपको कैसा लग रहा? लगता नहीं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की रही होगी। और विशेषरवा उनके ऋषि थे। हाँ, और उनके यानी कि इन्होंने, और वो उनका कहने का मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया का था। ऐसे मंदोदरी का उसने बताया कि कहाँ की थी और ये कैसे कैसे उनकी विभाग। और कभी कहीं तो भाषा बहुत इतनी क्लिष्ट है, जो उसने वर्णन कर रखा उनका, उसमें आपको समझ ही नहीं आने का पूरा पैराग्राफ, थोड़ी भाषा क्लिष्ट भी है। अच्छा। लेकिन आपको पढ़ करके अगर एक बार आपने पुस्तक को अगर अपना पढ़ा शुरू करोगे तो जब तक खत्म करने लेने के आपको चैन नहीं मिलने का। इतनी शानदार पुस्तक है वयम रक्षाम। अब इनके भाई कौन थे? कुबेर। वयम रक्षाम का मतलब क्या और कुबेर का मतलब क्या? अब हम तो राक्षस का मतलब भाई इसके लंबे लंबे 2 सींग होंगे, लंबे दांत निकले हुए होंगे, ऐसा उसको हम राक्षस बने, ऐसा नहीं था। वयम रक्षाम, हम रक्षा करेंगे। अच्छा। एक उन्होंने संस्कृति, ये रक्ष संस्कृति का उन्होंने एक प्रादुर्भाव किया, एक रक्ष संस्कृति। और यक्ष संस्कृति यानी कि जो कुबेर से निकली, कुबेर यक्ष संस्कृति, हम यानी कि यक्ष उनकी वो थी एक तरह से कहना मतलब। तो ये दो संस्कृतियों का टकराव था। ये था, आप ये कह लो, राक्षस का मतलब जो रक्ष संस्कृति को मानने वाले थे वो राक्षस थे, ना कि जिसके लंबे दांत निकल रहे, ये निकले, जैसे हम आजकल वो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो गया उसका ना। हाँ, यानी कि हम तो आप उस किताब को पढ़ के आपको पता लगेगा कि रक्ष संस्कृति क्या है। और दूसरी बात, एक पिताजी हमारी एक बात हमें और बताई, आप जरा गौर करो। स्वरूपनखा, ताड़का और जो यानी कि सीता की जो उसमें रक्षा में लगी, सब राक्षसी। यानी कि पूरी सेना का अगर देखा जाए, जो उनका हाथ में जो कमांड थी महिलाओं के हाथ में, वो जो भी था, अब उनको कमांड तो उनके पास है। यानी कि जो स्वभाव वगैरह जो थे उनके ऊपर भी अगर जो था उसका स्वरूपनखा का कमांड थी। है? सही बात है कि नहीं? पूरी सेना का संचालन करने वाली महिलाएं थी, इतने अधिकार भी दे रखे थे महिलाओं को। आप देखो पूरी रामायण पढ़ोगे, कहीं सिग्गी का, कहीं कुछ, यानी लंकिनी, सारे यानी कि पूरे उन पे सब महिलाएं दिखाई देंगी। तो उस टाइम का यही समझ में आता है कि ऐसा नहीं था कि खाली पुरुष प्रधान समाज ही हाँ, था, महिलाओं के पास भी अपने अधिकार थे। तो अब ये बातें हमें कहाँ से पता लगी? हमने उस वक्त हमने ना तो हमने रामायण पढ़े थे उस टाइम। हालांकि ये बताऊँ मैं आपको बात, आपको शायद नहीं पता, बचपन में ही हम हाई स्कूल के टाइम में जब हम पढ़ना लिखना ढंग से आ गया था, हमने रामायण जी के पाठ खूब किए। अच्छा। हम लोगों के घर में जाकर के हमने रामायण जी के पाठ किए। अच्छा। हमारा एक पूरा ग्रुप था। अच्छा। रामायण जी के पाठ यानी कि ये थे रामचरितमानस के स्वस्वर। अच्छा। बहुत बढ़िया तरीके से, यानी कि गायन, उसके साथ गायन मंडली। हाँ, पूरी गायन मंडली थी। और हम आपको बताओ, जो हमारी बैठक है ना, जो अभी भी यानी कि जिसका एक हमारे पास में है, उसमें हमने हर मंगलवार को रामायण जी का पाठ करते थे। अच्छा। और हमारे ये पूरे ग्रुप वाले लोग, यानी कि जैसे सब ये यानी कि रुद्रमणि जी, चंद्रमणि जी, वीरेन जी, मणिकांत जी, रमाकांत जी, हम सब पूरा हमारे यानी कि जितने
लोग, ये मेरे यानी कि भाई वगैरह जो थे सब, ये हमने रामायण जी के पाठ खूब किए। अच्छा, हाँ। वो तो हमें पता ही नहीं था ये सब है। बताओ, हाँ, ये मैं वही तो बता रहा हूँ। इसका मत जो हमारा ये आपस में जो ये हो रहा है, जो तुम्हारी जिज्ञासा थी, मैं आज उन बातों को जो हम कभी आज तक इस बारे में बता नहीं पाए, वो इसीलिए इस बारे में हो रहा है। और बता रहे हैं, पिताजी के अंदर हमारे एक ये थी कि जिसकी अच्छी बात है उसको मानना चाहिए। अब हम छोटे थे, दूध लेने जाते थे बचपन में, तो एक बार की बात है, जहाँ से दूध लाया करते थे उन्होंने कहा, जो उनके वो थे, कि भाई आज अपने पिताजी को जा भेज देना। मैं समझ गया क्यों बुला रहा है। कि एक्चुअली क्या था, हिसाब जो होता था पेमेंट का वो मंथली होता था, महीने में। तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा, हालांकि उसने कुछ ज़्यादा वो नहीं कहा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। मुझे ये नहीं लगा कि भाई ऐसा होना पड़ा, कि हो सके 1-2 दिन ऊपर हुए होंगे, शायद ऐसा हो गया, शायद कोई कभी हो जाता है टाइम। मैंने पिताजी को कहा, मैंने कहा पिताजी आपको ये बताओ, आपको कोई मंथ में तनख्वाह मिलती है क्या? उन्होंने कहा नहीं तनख्वाह तो नहीं मिलेगी। क्या क्या बात है? मैं कहा ऐसा ऐसा। मैंने उनसे कहा आप अगर ये कोशिश करो, रोज़ की रोज़ आप, अगर हम जितना दूध आता है उसके पैसे रोज़ की रोज़ दिए जाएँ, और उससे आपको एक फ़ायदा तो ये होगा, एक तो आपको बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे बजाय इकट्ठे देने के, और दूसरी बात यह कि ना तो तुमने लिखना ना उसने लिखना, कि किसी दिन दूध आया, किसी दिन नहीं आया, किसी दिन ज़्यादा दूध आया, किसी दिन कम दूध आया। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा करें तो उसको कहा, आप ये देखो, उनको यह बात मेरी इतनी पसंद आई कि वो दिन, और हम भी आज तक उसी को, मेरे को याद है ना। अब तुम भी दूध लेने गए कितने बार, डेली पेमेंट था, ना उसने लिखना ना हमने लिखना। दूध आज आधा किलो फालतू आया, आज 1 किलो फालतू आया, 2 किलो फालतू, आज कम आया आधा किलो, कोई ज़रूरत ही नहीं। तो हमारा विचार, बल्कि मैंने अपने घर, जब मैं यहाँ पर आया हूँ, जब मैंने नया मकान बनाया, मैंने अखबार वाले कहा भाई रोज़ पैसे लूँगा ना, मैं तो रोज़ पैसे नहीं ले सकता, महीने में लूँगा। तो मैंने आज तक इसको, आज भी अपना, हालांकि मुझे तो तनख्वाह मिलती थी, लेकिन मैंने इसको आज भी अपना रखा कि नगद। तो काका जी की जो ये बात थी कि ज्ञान जहाँ से मिले और अगर सही हो तो ले लो, हाँ, तो वो तो मैंने अपनाया, मैं बताऊंगा आपको मैंने कहाँ पे ऐसा किया। हाँ, लेकिन ये जो वाली बात है, ये हिसाब वाली, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग बीटेक के टाइम का किस्सा है, बताता हूँ आपको भी। तो जो ज्ञान लेने वाली बात है, तो जैसे कि हमारे मामा जी हैं, मतलब मेरे मामा लगते हैं, कुमार गौरव, तो उन्होंने ज्ञान दिया, व्हेन यू आर इन रोम एक्ट लाइक अ रोमन। ठीक है, वो ज्ञान मेरा अमेरिका में बहुत काम आया। ठीक है, जैसे हो वहाँ वैसे ही रहो, है ना, लोगों में घुल मिल जाओ। अच्छा, मेरे एक दूसरे दोस्त रहे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। वो थोड़े टोपी पहनाने वाले थे। ठीक है, मतलब टोपी पहनाने का मतलब ऐसा कि इससे उधार लिया, उससे उधार लिया, और मतलब कि कुल मिला के ऐसा चल रहा है कि 10 लोगों से उधार ले रखे हैं, और अल्टीमेटली एक ऐसी साइकिल चला दी कि वो लोग आपस में ही एक दूसरे का उधार एक्चुअल में दे रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो उनसे भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने ये ज्ञान दिया, इन ऑर्डर टू मेक मनी यू मस्ट फर्स्ट हैव मनी। ठीक है। अच्छा, मेरी तो पॉलिसी, मतलब सोच विचार बहुत अलग था, लेकिन जब इस चीज़ को सोचना शुरू किया तो ये बहुत काम आई। ठीक है, ये उस तरीके से, अगर हैंडपम्प से पानी निकालना है तो पहले हैंडपम्प में पानी डालना पड़ेगा। सही, ठीक है, ये ज्ञान मेरे को उनसे मिला। मेरे उन दोस्त से नाम नहीं बताऊंगा, बट वो भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब ऐसा कि एक बार अगर किसी से मिले तो बंदा फ़ैन हो जाएगा, और तुम बैठ के तमाशा देख रहे हो, तुम्हें पता भी है अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है, 1 महीने बाद क्या होने वाला है, क्योंकि तुम वो चीज़ कई बार देख चुके हो। मैंने कभी उदाहरण नहीं दिया उसे, ना उसने मांगा कभी। तो मैं केवल तमाशा देखा करता था। अच्छा, मेरे एक दोस्त हुए, उनसे क्या चीज़ सीखी, बीटेक में मिले मेरे को, राजन शर्मा नाम है उनका। तो उनसे क्या सीखने को मिला कि जब हम एग्ज़ाम दे के आया करते थे, तो वो एग्ज़ाम पेपर में हम टोटल किया करते थे कि कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो मैंने वैसे ही टोटल किया जैसे मैं करता था हमेशा, भाई किया है, मेरे को लगता है इतने मार्क्स आ जाएंगे, 100 में से मेरे को इतने मिल जाएंगे। उसने किया, मेरे 3 नंबर क्यों लिखे हैं, ये क्या है? कहता भाई ये बेस्ट केस सिनेरियो है कि मैक्सिमम अगर टीचर का जो कॉपी चेक कर रहा है उसका बेस्ट मूड है, सब कुछ बढ़िया है, तो इतने मार्क्स आ सकते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि उसने मेरे को, जितने मैंने अटेम्प्ट किए एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें कम से कम कितने मार्क्स मिल सकते हैं, और एक मिडल है
ये इन दोनों को बीच का है, ठीक है। वो चीज़ एग्ज़ाम पेपर के लिए थी, मैंने अडॉप्ट कर ली वो चीज़ वहाँ से, और मैंने भी अपने एग्ज़ाम पेपर में बाद में ऐसे ही मार्किंग साथ के साथ करनी शुरू कर दी। पर मैंने उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लिया उस चीज़ को, हर चीज़ में, और वो चीज़ बहुत काम आई। तुम्हारे पास हमेशा किसी भी चीज़ के लिए 3 सॉल्यूशन रहते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो और मिडल वे। तो मैं यूज़ किया, तो ये तो उनकी बात नहीं। लेकिन जो वो वाली बात है जो आप कह रहे थे डे टू डे पेमेंट, मेरे को बीटेक में प्रॉब्लम आती थी, मेरे को पर्स रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हम बाहर मूव हो गए थे हॉस्टल से, तो बाहर रहते थे। तो बाहर जब रहते थे तो राजन और मैं साथ में रहते थे। मैंने कहा यार मैं ना वॉलेट कैरी नहीं कर सकता, तो एक काम कर, तू मतलब मेरे को कुछ भी पैसे की जरूरत रहेगी तू मेरे को कॉलेज में दे दिया कर, महीने के एंड में हिसाब कर लेंगे। कर लिया हमने ऐसे ही। ये चीज़ 4 साल चली, जब तक चली, और 25 पैसे का हिसाब कभी इधर उधर नहीं हुआ। वो अपनी डायरी मेंटेन करता था, मैं भी अपनी डायरी मेंटेन करता था। महीने के एंड में हम टैली करते थे, बराबर होता था हिसाब किताब, बिल्कुल जितने होते थे मैं उसको पकड़ा दिया करता था। अच्छा, कॉलेज में देखा करते, वो मैकेनिकल का था, मैं कंप्यूटर साइंस का था। अब मेरे को मान लो अगर घर वापस जाना है, मैं आ रहा हूँ क्लास में, आया एक्सपीरियंस करने टॉक, और मैं उससे देना भैया 10 रुपये 20 रुपये जो जितना पूरी क्लास दे रही, चल के आ रहा है। एक बार 2 बार कई बार हुआ, कैंट फिर पूछ लिया भाई ये है क्या, क्या है, बताया मैंने भाई ऐसे है, मैंने उसको बताया, उसने कहा कि आज तक कुछ घपला नहीं हुआ क्योंकि भाई घपले होने के 100% चांसेस है, क्योंकि लड़कों का था एक बार पैसे लिए और वो पैसे वापस आते नहीं कभी। उसने कहा नहीं भाई आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि पैसे की बात है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वो। तो वहाँ थोड़ी वो चीज़ अलग थी, बट मेरा कन्वीनियंस था, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने कहा ठीक है भाई विश्वास है, कर लेंगे महीने के महीने में। तो ऐसे था उनका। एक फंडा था पिताजी का हमारे, 9 नगद न 13 उधार, एक कहावत चलती थी उस जमाने में। अच्छा। 9 नगद 13 उधार का मतलब क्या है कि आप 13 रुपये उधार करो, अगर वो 9 रुपये में बात बने तो 9 रुपये दे दो तुरंत, साथ का तुरंत दान महाकल्याण। ये उनके फंडे थे। अच्छा। हमारे पुरोहित मथुरा से, वृंदावन से, बद्रीनाथ जी से, गया जी से, पता नहीं कहाँ से आते थे। अगर वो बाई चांस हरिद्वार में उनके सामने आ गए तो उन्होंने उस समय में जो भी उनको 21 जो भी 31 रुपये देने साथ के साथ, यानी कि बैठने उनको बैठते बैठते 7 रुपये निकाल कर दे देते कि भाई अभी तो हैं दे दो। हाँ अभी नहीं, अभी तेरे साल नहीं। अक्सर वहाँ पर एक फंडा था कि एकादशी को जी आना, पंडित जी आप घर पे आना जी, ज्वालापुर आना जी, ऐसा लोग उनको टाल देते थे उस समय के लिए कि भाई तब पूर्णमासी के दिन आना, घर पे जाना, वहाँ से लेना ना। 9 नगद 13 उधार और दूसरा तुरंत दान महाकल्याण उनका फंडा था। बल्कि वो कह भी देते कि पंडित जी अभी तो अभी हम आए हैं, थोड़ा देर बैठ, हाँ ठीक है बैठे बैठे घर पे कहना कि ठीक है आप आओ, अब जब ज्वालापुर जाओगे कपड़ा वस्त्र जो आपको वहाँ पर घर से फिलहाल अब ये लो साथ के साथ। तो उनका एक निश्चित वो था। और बहुत सारी बातें, अब देखो अब वो मैं बताया ना, हमारे यहाँ रोज़ उस वक्त ये ज़माने की बात है, तब रेडियो थोड़ा चलते थे, समझ लो आ गए थे बाद में, सन 60 के बाद में। उससे पहले यानी कि समझ लो कि प्रवचन मेरे यहाँ उसका चलता था, चाचा जी सुनने को मिलते थे, पिताजी से सुनने मिलता। अब एक कथा मैं अभी आपको मैं एक छोटी सी उनकी एक कहानी सुनाऊँ, तुम्हें पता नहीं उसका मतलब भी पता नहीं, तुखम तासीर सोबत का असर। अच्छा, क्या मतलब है इसका, नहीं समझ में। हाँ, इसका मतलब ये ऐसा है, इसका मतलब समझ में आएगा धीरे से। आखिरी का समझ में आया, सोबत का सर, उससे पहले का मतलब नहीं समझ। तुखम तासीर क्या होता है, आदमी की जो प्रवृत्ति, आदमी की नहीं प्राणी की, प्राणी में सब आ गए, चाहे वो मनुष्य हो या जीव हो, उसकी प्रकृति जो मूलभूत प्रकृति है वो चेंज नहीं होती। सोबत का असर, सोबत से उसमें जो चेंज हो सकता है, सोबत में उसके में यानी कि जिसकी वो सोबत में रहेगा उसके असर उसको आ जाता है। उन्होंने इसको साबित करने के लिए मुझे एक बहुत बढ़िया, हमें यानी कि हम सुनाते थे एक से एक कथाएं। तो ऐसा हुआ, उन्होंने एक कथा सुनाई कि अकबर के ज़माने में बीरबल थे बड़े विद्वान अपने आप में। अकबर ने कहा कि भैया तुखम तासीर सोबत का असर तुम इसको साबित कर सकते हो? उन्होंने कहा उनको, अच्छा तुखम तासीर सोबत का असर अब उसने कहा समय दो, देखता हूँ, समय दो, कुछ इसमें कोई इतना आसान तो है नहीं इसको साबित करने के लिए। तो ये उनको दिया, परेशान। तो सुना इनकी जो बीरबल जी की लड़की थी क्या था, वो भी बहुत विद्वान थी, बहुत समझदार थी, होती कि उनकी परेशान क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा एक इस पर समस्या है। तो खैर कुछ समय बाद पता नहीं वो बीरबल ने उसकी उन्होंने देखा क्या
समय बीतता जा रहा काफ़ी, उनका समय तो ले रखा, लेकिन साल 2 साल कितने लगेंगे इसको साबित करने में। क्या हुआ रास्ते में उन्होंने देखा, जब पहले तुमने देखा होगा पहले लोग बंदर नचाने वाले घूमते थे, इधर उधर घूमते थे, मदारी, हाँ, तो वो क्या करते थे, उन्होंने देखा एक बंदर को नचा रहा है, देखा, सोचा, उनके दिमाग में कुछ एक आया आइडिया, उन्होंने उसको मदारी को बुलाया कि तुम कितना कमा लेते हो, ये है, उन्होंने कहा तो जैसे डबल, तुम्हें खाना पीना भी फ्री, तुम इसे बंदर को हम जो कहता सिखा दोगे। उन्होंने कहा मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं बताऊँ। उन्होंने कहा इसको सारंगी बजाना सिखाओ, अच्छा, बंदर को। उन्होंने कहा इतना आसान तो काम नहीं है। उन्होंने कहा कोशिश देखो, जब तुम सिखाओ, कोई एक जरा सी धुन बजानी सिखा दो भाई, जरा से इसको कोई टून ऐसी एक धुन बजा दी कि जब थोड़ा कुछ लगे कि भाई सारंगी में से स्वर निकल रहे। उन्होंने कोशिश करी, 1 साल लगा होगा उसको, कुछ लंबा टाइम लगा, थोड़ा उसको ज़्यादा, उसने उसको सारंगी में एक धुन बजानी सिखा दी। अच्छा, पारंगत कर दिया उसमें, यानी कि उसको करा दिया। वो बंदर उसको, यानी कि वो उसने वहाँ कि पहले तो नाच कूद कर रहा था, या वो जो इशारेबाजी जो ऐसा बंदर करता है जैसे, उसको वो अब उन्हें सारंगी बजाना सिखा दिया उसको इसी तरह से। जब देखा परफेक्ट हो गया बंदर सारंगी, उन्होंने कहा आज दरबार में बीरबल ने कहा कि आज मैं आपको जो तुखम तासीर सोबत का असर, आज इसका मैं आपको साबित कर प्रैक्टिकली दिखलाता हूँ करके कि इसका मतलब क्या है। तो उसने क्या हुआ, सारा दरबार लगा हुआ, बंदर बैठा, उसको सजा धजा करके, जैसे पहले देखा तूने, अगर मदारी का भी देखे तो उसको कपड़े पहना करके वो बढ़िया तरीके से उसको, अब उन्होंने सारंगी बजा, उन लोगों ने वाह वाह करनी शुरू कर, अरे वाह, बंदर को इतना ज़बरदस्त सारंगी बजा रहा। जब वो सारंगी पर बजा कर खूब मस्त हो रखा था, बीरबल ने अपनी जेब में से थोड़ी सी एक वो चने की एक मुट्ठी निकाल कर उसके आगे ऐसा फेंक दी। बंदर ने सारंगी एक तरफ फेंकी और दोनों हाथों से चने अपने खाने शुरू कर दिए। अच्छा, उन्होंने कहा ये है, वो अपने मूलभूत स्वभाव में आ गया। उसने कहा ये है कि सोबत का असर, तुखम तासीर सोबत का असर ये है। इस हमारी सोबत में आकर के सारंगी बजाना जरूर सीख गया ये ठीक है कि सारंगी बजाने सीख गया, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो नहीं भूल रहा है। देखो वो बंदरिया, उन्होंने दोनों हाथों से चने खाने शुरू कर दिए, 2 मिनट में सारंगी एक तरफ फेंक दी, जैसे चने उसके सामने आए। तो ये है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, पिताजी कहते हैं कि ये जो है, ये स्थितियाँ जो होती है, यानी कि ये समझने की चीज़ है कि ये क्या चीज़ है। तो इस तरह की वार्ताएं हमारे यहाँ आमतौर पे प्रतिदिन कोई ना कोई एक नए टॉपिक पे बातचीत होती थी। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है ना कि आप सोबत का मतलब क्या हो, सोबत का मतलब कि आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, हाँ, अगर आपकी कंपनी किस तरह की है, हाँ, अगर आप अपनी कंपनी चेंज कर दो, हाँ, तो आपके व्यवहार में, हाँ, और आपकी सोच में एक अमूलभूत परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, है ना। और एक बात और भी कहते थे पिताजी, अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले उसके दोस्तों को देखो, उसकी संगत को देखो, वो किन के बीच में रहता है, किन कैसे कैसे वो कैसे है, सब पता लग जाएगा आपको। ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि यू आर एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स, जिन 5 लोगों के बीच में तुम रहते हो, तुम उनका एवरेज होते हो हमेशा, ऐसा बोलते हैं। तो बहुत सोच समझ के अपने वो 5 दोस्त बनाने चाहिए। हाँ, ये तो है ही, ठीक है ना। बताया बहुत सारी बातें हैं इसके। अगर आपको याद हो, एक बार आपसे, ये बहुत पुरानी बात है, 8th 9th 10th की बात होगी, जब मैंने आपसे पूछा था, ये गुरु के बारे में था। एक बार जब आपकी और मेरी बातचीत चल रही थी, जैसे कि हमारे सनातन में बोलते हैं कि हर किसी को दीक्षित नहीं किया, मतलब कि गुरु किसी को भी अपना चेला नहीं बना लेगा। हमारे यहाँ ये नहीं था कि अच्छा भाई आओ तुम बन जाओ, नहीं, हर कोई पात्र नहीं होता, पात्र। तो जिस तरीके से गुरु अपने शिष्य की पात्रता निर्धारित करता है, देखता है, उसको प्रमाणित करने की कोशिश करता है कि ये कसौटी पे खरा उतर भी रहा है, नहीं, उसी तरीके से शिष्य भी देखता है कि गुरु है भी नहीं गुरु होने के लायक। आज के टाइम में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अब जैसे हम देखते हैं कितने लोग बैठे हुए हैं गुरु बने हुए हैं। मैंने आपसे तब पूछी थी, मैंने कहा यार आज के टाइम में तो समझ में नहीं आता, हर कोई जो अब लोग भाई उन गुरु जी के पास जा रहे हैं, उन गुरु जी के पास जा रहे हैं, गारंटी गुरु जी की कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि गुरु जी आ रहे BMW से, ऑडी से, गुरु जी भाई साहब सेठ बने बैठे हैं। अच्छा, मेरी सोच ये, मतलब वो सवाल जो उस टाइम पूछा, मेरा मानना ये था कि जिसको भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसको तो ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ को मूल्य नहीं है कोई उसके सामने, उस ज्ञान के सामने। सही। और
और ऊपर से उस व्यक्ति को तो अपने समय का मूल्य बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वो व्यक्ति अपना समय ऐसे तो बर्बाद नहीं करेगा। जैसे किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का एक एक मूल्य बहुत मूल्यवान होता है, ऐसे ही कोई अगर योगी है उसका मूल्य उसके लिए बहुत मूल्यवान है, तो वो ऐसे तो बर्बाद नहीं कर सकता। तो मतलब मेरी सोच ये थी कि भाई कि अगर कोई सही में दिव्य पुरुष है, सिद्धि प्राप्त हो गई है, ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो इन चक्रों में नहीं फंसेगा। और तब आपने कहा था, बात बिल्कुल सही है कि ऐसे व्यक्ति की खोज करना आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। या फिर जब तक वो ना चाहे सही में तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करना, तुम्हें वो दिखेंगे ही नहीं। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो एक आम आदमी के रूप में कहीं रह रहे हो, हाँ है ना। और ऐसा भी हो सकता है भाई वो हिमालय में रह रहे हो, जहाँ पे उनको ढूंढना ही एक अपने आप में एक अलग ही टास्क हो गया। तो आपने सजेस्ट किया था ऐसे सिचुएशन है तो अपने इष्ट को ही अपना गुरु मान के आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो सुनो, एक बताऊँ, पिताजी कहते हैं पूजा क्यों करनी चाहिए, माला क्यों फेरनी चाहिए। आप देखो ये योगाभ्यास है। आपने योगाभ्यास से या जिम में जाकर कैसे आपने अपने शरीर को तो पुष्ट कर लिया, यानी कि ये हुआ फिजिकल। मानसिक रूप से आपने कब सबल होगा, क्योंकि एक बताऊं, फिजिकल उसके साथ साथ आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत उससे ज़्यादा जरूर है उस बनिस्बत उसके। फिजिकल तो आप कर ही लो, चलो हो ही जाओगे, आपने बढ़िया खुराक करी, बढ़िया खाया पिया, सब कुछ कर लिया, एक्सरसाइज करी, हो गए। अगर मानसिक रूप से आप बीमार हो गए तो उसका कोई आपने देखा अधिकतर लोग इतने ज़्यादा यानी कि मानसिक रूप से रुग्ण होते हैं, बड़े वरिष्ठ आपने देखे होंगे, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं आत्महत्या? मानसिक रूप से, क्योंकि वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। मानसिक रूप से प्रबलता कहाँ से आएगी? ये जो हम पूजा करते हैं, ये जो ध्यान जो बताया ना आपको, त्रिकाल संध्या, आपने जो इसका वर्णन अभी तुम पूजा करते इसलिए हैं ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हों। इससे हमें भगवान के दर्शन करें या ये तो बहुत बात की जाए, लेकिन मानसिक रूप से हम इससे सबल होते हैं। हमारी यानी कि जो हम मानसिक रूप से जब सबल होंगे तो फिर हम आगे हर चीज़ में सफल होंगे। तो पूजा का विधान इसीलिए सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ कि आप यानी कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से सफल होने के लिए। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर मतलब जो लोग आपके उसको सनातन को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वो इस तरह के बता रहे भाई तुम्हारे यहाँ ये मूर्ति पूजा करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अच्छा, वो ये समझते नहीं, मतलब समझने की बात है। जैसे काका जी का ही आप बताते थे, काका जी का पूजा करने का तरीका अलग था, उसमें कोई मूर्ति ठीक है। हाँ। तो वो लोग ये नहीं समझते कि हमारे यहाँ डिफरेंट लेवल्स हैं। हाँ। ठीक है। तो ये जो मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं या जो भी नैवेद्य दिए जा रहे हैं, निवेद्य कर रहे हैं, आप अर्पित कर रहे हैं, वो एक पद्धति है। हाँ। ठीक है। और उसके भी और वो ऐसी पद्धति है जो भी कोई भी आम मनुष्य जिसका निर्वाह कर सकता उसको उसके लिए किसी बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होने की या दीक्षित होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसके अलावा भी लेवल्स हैं हाँ। उसके। नहीं, मैं देखो आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ। आप छोटे बच्चे को जब प्राइमरी में बच्चा पढ़ता है, उसको पढ़ाया जाता है ऐसे अनार आसे आम, छोटी ई से बड़ी ई से ईख। बच्चे को ये तो सिखाता है, रटवत है उसको। हम भी अभी ए ही पढ़ रहे हैं। ये जो मूर्ति पूजा क्या है, ये ए आ है। अभी तो हम अभी सीख रहे हैं महाराज। ये तो शुरू का लेवल है। जो तुमने लेवल वाली बात करी ना, हम अभी ए आई सीख रहे हैं। अभी तक तो हमें ये पता है ऐसे, जब बाद में ज्ञान प्राप्त होता है तब उसे पता लगा ऐसे खाली ऐसे अमरूद या आ से आम ही नहीं होता, ऐसे तो पता नहीं क्या बहुत कुछ हो सकता है। जब हमें ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं ना, ये तो बहुत आखिर की बहुत बात की बात है महाराज। जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं यानी क्या, तो अभी तो हम ऐसे अमरूद सीख रहे हैं। ये मूर्ति पूजा क्या है, ये हमारे लिए अभी है, इंट्रोडक्शन है। अभी जैसे अब जैसे कि हमारे उधर ही बोलते हैं कि भाई जो ईश्वर है, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में समझने के लिए अब हाँ जी कैसे समझाएंगे भाई आपको ये दे दे ये स्वरूप है। मैं बताया ना, अगर आपके पास एक हाथी का छोटा सा स्टेचू या किसी चीज़ का सेब का छोटा सा एक आपको मिट्टी का दिखा दो, आपको उसका पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई ये वो है। ये मूर्ति में अब हम जब मूर्ति देखते हैं तो हमें उनका पूरा मूर्ति का मतलब क्या, हमें पूरा एक उसका ज्ञान यानी कि देवता की हमें परिकल्पना हमारे मन में हो जाती है। हम ये रामचंद्र जी हैं, ये सीता जी हैं, ये हनुमान जी हैं, उसको देखते के साथ ही हमारे मन में उनकी एक छवि बन जाती है।
तो ये हम अभी सही मायनों में तो हम अभी ये सीख रहे हैं। अच्छा, और जैसे कि ऋषिकेश में वो कौन सा आश्रम है? शिवानंद आश्रम है, हाँ। शिवानंद आश्रम है। वहाँ पे ज़्यादातर जो आते हैं, जो संन्यास वहाँ पे लेते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, बहुत एक से एक बड़े बहुत आईएएस हाँ, ऑफिसर, वो बहुत कौन हाँ। कौन, ठीक है। तो कहने का मतलब वो लोग वहाँ पे संन्यास ले रहे हैं जो मतलब अपनी लाइफ में टॉप पे जाके वहाँ से उनको लगता है कि अभी भी कुछ कमी रह गई, हाँ जी, ठीक है, हाँ। जो वो अपने साइंस से कनेक्टेड रह के जिन चीज़ों को खोज नहीं पाए, समझ नहीं पाए, ठीक है। तो वो तो बहुत ऊपर की स्टेज है ना। अब देखो, अभी एक बार घटना बताता हूँ मैं आपको। बताया ना हमारे जो प्रवचन रोजाना के, अब ये राजा भोज के ज़माने की बात उन्होंने हमें सुनाई। अच्छा। कथा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं यानी कि पुरानी इसमें तो समेट कर सोच रहा हूँ कि उन्हीं की घटना है। हालांकि मैंने संचित यानी कि देखो ना, तुमने मेरे से वो बातें सुननी शुरू यानी कि प्रारंभ करवाई है जो कम से कम 30-40 साल पुरानी कह सकते हो आप, या इससे भी पहले। यानी कि उनको कलेक्ट करना, उनको याद करना। हालांकि देखो, हमने एक बात तुम मानोगे कि हमने किस तरह से मैंने उसको रिकलेक्ट कर लिया कि मेरे पास ये पहले कहीं लिखा हुआ नहीं है। नहीं, मैं तो आपके साथ जितने पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं विस्मित हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, मैंने अब क्या किया, उन सब बातों को सोच सोच करके, भाई पिताजी ने मुझे क्या कहा था, क्या ये प्रवचन थे उस जमाने में, बैठ करके उनको रिकलेक्ट करा, कोशिश करिया। अब फिर मैंने इनको लिखा ताकि फिर मैं, क्योंकि भूल जाऊंगा फिर मैं। अब उन्होंने एक मुझे श्लोक यानी कि उस वक्त एक बताया, आगतम स्वागतम सारम। अच्छा, इसका क्या मतलब है? पूरा श्लोक सुनो, फिर बतलाता हूँ मैं। आगतम स्वागतम सारम, सागरम च रात्रि जागरणाथ, भोजनम च घृतम सारम, सारम च स्त्री ताड़नाथ। अच्छा। एक उन्होंने मुझे श्लोक सुना, फिर उन्होंने मुझे इसकी व्याख्या करी। ऐसा हुआ, एक बार की घटना है, महाराज भोज के पास कोई एक समर्थ कोई सन्यासी आए कि भाई मुझे इतनी मुद्रिकाएं दो आप, और मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, चारों आप अपने जीवन में सिद्ध करके देखना, कोई इसमें गलत नहीं होने की, इसलिए इतनी मुद्राएं दो मुझे, और आप वो अपने जीवन में अपनाना, देखना कि ये जीवन में सार तत्व हैं। आगतम स्वागतम सारम। आपके पास चाहे कोई भी आए, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, स्वागत करो, उसका स्वागत करो। सारम च रात्रि जागरणाथ। अगर आपको कुछ ये दिखाई दे कि उस मामला कुछ गड़बड़ है, खड़बड़ है, या कुछ है, या कुछ वो है, तो जागरण करो, सोना मत। अगर आपको खतरा दिखाई दे, कुछ दिखाई दे कि भाई आज कुछ ठीक नहीं है, उचित नहीं है, जागो। हाँ, उसके अंदर भी सार है, रात्रि जागरणाथ। भोजनम से भोजन कुछ नहीं है। अगर आप उसमें से घी हटा दो, घृत, तो सूखा है बिल्कुल, कुछ भी खा लो। जो भोजन का जो असली तत्व है, असली सार है, वो है घृत, घी है। अच्छा। सारम से स्त्री ताड़नाथ। कुछ स्त्रियां इस किस्म की भी होती हैं जिनको ताड़ना पड़ता है, तो ताड़ सकते हो उनको, यानी कि ये बात कही। हालांकि ये बात थोड़ी अटपटी सी लगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो यानी कि स्त्री का को यत्र नारी पूजनते तत् सर्वत्र देवता, रमते देवता, हमारे तो ये कहा गया है ना। चलो, इसका तो वर्णन मैं तुम्हें बाद में करूँगा। पहले उन्होंने क्या किया कि जब कहा आगतम स्वागतम सारम, एक बात और बताऊं, उनको भोज को एक ऐसी यानी कि सिद्धि, या कह लो आपको किसी उसने एक सिद्धि प्रदत्त थी इनको, कि आप किसी भी प्राणी की, जीव जंतु की या इसकी भी, आप उनको आवाज़, वो क्या वो वार्तालाप जो भी कुछ आप समझ सकते हो। लेकिन शर्त ये थी, आप इसका किसी को बताओगे नहीं। अगर जिस दिन भी आप इसको बताओगे, आप पत्थर के हो जाओगे। सिद्धि थी उनको, सिद्धि थी, किसी ने दी प्रदत्त सिद्धि इस तरह की दी थी कि आज मैं तुमको ये दे रहा हूँ, लेकिन समझ तो जाओगे आप, लेकिन अगर आपने इसको किसी को भी बतलाना मत। हाँ, तो मतलब ज़्यादातर सिद्धियाँ जैसे होती हैं उनके साथ ये कमिटमेंट होता है कि आप जाहिर नहीं कर सकते अपनी सिद्धि। अगर किसी को आपने बताया, उसी क्षण आप पत्थर के हो जाओगे। चलो जी, एक बार क्या हुआ, उनको पता लगा कि भाई सर्प के द्वारा तुम्हारा यानी कि वो काटने आ सकता है, तुम्हें सर्प काटेगा, ऐसा उनको पता लग गया। तो उनको जब पता लग गया, तो उन्होंने
बगैर किसी को बताया उन्होंने उसका प्रबंध करना शुरू कर दिया। खूब यानी कि बड़े बड़े कुंड भरवा करके उसके क्या कहते हैं गुलाब जल के, इत्र के ये रखवा दिए, दूध रखवा दिए, ये रखवा दिया, खूब खुशबूदार यानी कि फूल की वो कर दिया। और अपना पीछे जा करके, अब वो दूसरा था क्या, सारम से रात्रि जागरण बैठे, अपना सोए ही नहीं, पूरी रात बैठे। सर्प आया, मदमस्त हो गया, खुशबू इतनी ज़बरदस्त, वो सर्प जो आया खतरनाक किस्म का सर्प था कि मदमस्त हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। आया, देखा राजा तो जाग रहा। उन्होंने फण उठाया और उसको राजा को उन्हें बताया कि भाई मैं इतना प्रसन्न हूँ तुम्हारे से कि जिस काम के लिए वो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इतना प्रसन्न हूँ, मैं तो नहीं कर, तुम एक काम करो, अपना हाथ करो। उसने उस पर अपना वो जैट छोड़ दिया। राजा ने दो, ठीक है, और वो प्रसन्नता के मैं तुम्हें वैसे डसा नहीं। राजा बच गए। दोनों बातें उसकी सही निकली। फिर ऐसी घी की बात तो नहीं देखा भाई, अगर अब राजाओं के हाथ तो माल बनता है हमारा जबरदस्त, बगैर घी के तो कुछ बनता ही नहीं। जब ये घी हटा दो तो क्या वो कुछ भी नहीं कूड़ा। अब एक बार क्या हुआ, अब ये जबरदस्त वो है कथा, सारम च स्त्री ताड़नाथ। हुआ क्या, राजा एक बार भोजन कर रहे, भोजन करते करते देखा क्या, एक मोट यानी कि कीड़ा यानी कि जो चींट की थी और मकोड़ा क्या था वो, यानी कि वो आ रहे, वो कह रही तो मुझे राजा के इसमें से ये इस चावल ला करके दे, इसके इसमें। वो उसको कह रहे, नहीं भाई मुझे मरना है, कि मैं राजा भोजन करा, इस पर पता लगा मैं मर गया। नहीं, वो कर ला कर। राजा को उसकी उनकी बातें सुन करके हंसी आ गई। अच्छा। बराबर में पत्नी जो भोजन कर रही थी उनके साथ, उसने कह दिया भाई तुम क्यों हंसे, क्यों हंसे। उन्हें कोई नहीं, कोई ऐसे, उन्हें टाल दिया, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी हंसी आ गई। उन्होंने कहा ना, हंसी ऐसे नहीं आती, कोई ख़ास बात है बताओ। उन्होंने बहुत जिद पकड़ी, उन्होंने भाई कोई ऐसी बात नहीं है, तुम भोजन करो और अपना मस्ती लो और छुट्टी। उन्होंने कहा ना बता, यानी कि वो यानी जितना वो मन करे उतना ज़्यादा उसने उसको शक हो जाए, उसको यानी कि और ज़्यादा उसको वो हो गया। राजा परेशान, यानी कि स्थिति ऐसी आ गई उसके उस बात पे। उन्होंने कहा देख बहुत मामला ख़राब हो जाएगा, तू मान जा, ये मत पूछ मैं क्यों हंसा। उस पर पास फिर तो नगा के ये तो फिर ये तो तुझे बताना ही पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं हो, ये तो बताना ही पड़ेगा, हंसे क्यों हंसे। उसने खाना पीना बंद कर दिया जी, वो राजा से पहले मरने वो तैयार हो गई। अच्छा। ऐसी स्थिति आ गई। तो राजा ने कहा कि भाई जब स्थिति ऐसी है, पत्थर का बनना ही है मुझे, तो एक काम करते हैं, गंगा किनारे चलते हैं, चलो उधर यानी कि बनारस उधर के ऐसी गंगा तट के किनारे, वहाँ अपना पत्थर के होकर अपना नदी में पड़े रहेंगे, और क्या था, बतला देते हैं इसको। अब जब वो राजा वहाँ पर गए, जा रहे थे, यानी कि वो तो आप कह लो या ईश्वर की तरफ से प्रेरणा थी या क्या था क्या नहीं था, कोई कुआं था रास्ते में एक, वहाँ पर एक वो यानी कि वो जो बकरी जो थे यानी कि वो वहाँ पर घूम रहे, तो वो बकरी उससे कह रही उसको अपने उसको बकरे को कि इसके अंदर जो ये घास लगी हुई है, उसमें घास हो जाती है, ये ला कर दे मुझे, बहुत मुलायम बहुत बढ़िया दिखाई दे रही, बहुत सुंदर। उन्होंने बोल तुझे मुझे मरवा गई क्या, मैं मरना। उन्होंने उसको कहा, बोला, उन्होंने कहा देख तेने मुझे राजा बहुत समझ रखा क्या, जो अपनी पत्नी करने में मरने के लिए आ गया। ओहो, अब क्या तो ईश्वर प्रदत्त कह लो या कुछ कह लो, उसे ज्ञान हुआ उनके बकरी के द्वारा कि भाई यार तुम बस इतनी सी यानी कि तुम यानी कि इसी पूरा तुम इतना तुम यहाँ पत्थर के पड़ने के लिए आ गए जरा सी इसकी बात पे। उसने और उन्हें क्या करा, बकरे ना उसको 2-4 बुड़क मारे बकरी को, 2 भंबोड़ा। उन्हें घास खा गई क्या तू, और चाहिए घास, उन्हें ये ले। वो डर गई फिर वह बकरी, उन्हें जब उन्हें 2-4 बार उसको भंबोड़ा, दांतों से काटा, और वो उन्होंने कहा ना मुझे नहीं खाने का, समझ में आ गई। उसके बाद उन्होंने रानी को ले जाकर कम उधर यानी कि यहाँ पर वो वापस गए किसी जहाँ पर वो ठहरे, उनने जब उन्होंने करा, उन्हें एंटर निकाल करके या 2-4 सड़ा वो करे, चाहिए पूछना क्यों था, उन्होंने कहा नाम नहीं पूछना मुझे, जब 5-7 पढ़े सही हुआ। तो मिडल वे निकाल लिया उन्होंने। तो हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मृत्यु यानी कि ऐसी स्थिति आ जाए किसी नारी के द्वारा या कुछ कहकर कि आपकी पता लगा कि मौत का है, तो उसको ताड़ना करने में भी कोई परेशानी नहीं है। असली बात यह है। तो उनका कहने का मतलब इंटरेस्टिंग कहानी थी है। हाँ, तो ये थी ये चीज़ है। मेरे को भी क्या बोलते हैं बचपन में काफ़ी कहानियाँ सुनाई हैं दया भाभी जी ने, हमारी दादी जी लगी, शायद रोज का ही हुआ करता था, रोज की 1 कहानी 2 कहानी। और
बहुत ज़बरदस्त कहानी सुनाया करती थी वो तो। हम्म, और क्या बोलते हैं, वो लाइब्रेरी से किताबें लेके आया करती थी इसीलिए हम्म, कि जिससे हमें कहानियाँ सुना सकें। हम्म। एक बहुत मोटी किताब तुम्हें लाकर कि तुम तो ऐसा था किताब के, तो तुमने यह देखो, एक दुकान थी कॉमिक्स की, मैं समझता हूँ कि तुमने उसमें से सारी किताबें कॉमिक्स की पढ़ ली, कोई छोड़ी ही नहीं। और बल्कि फिर मुझे आपने ये कहा कि अगर चाहो तो मैं कॉमिक्स ले आओ, तुमने कॉमिक्स की कुछ कुछ लिखी है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मंगवा करके, जो तुमने लिखा है मैंने पहले उनको संभाल के रखी हुई है। तुमने पूरे कॉमिक्स पढ़ गई थी और उन्होंने कहा अब तो कॉमिक्स मैं लिख दूंगा, इसमें है क्या। समर वेकेशंस में लिखी थी मैंने हाँ। कॉमिक्स। अब एक किताब थी तुम्हें, उन्होंने क्या था वो, अलिफ लैला, पता नहीं कौन सी किताब थी वो। अलिफ लैला भी सुनाई है उन्होंने। हाँ नहीं, एक किताब ला करके दी थी पूरी की पूरी, मुझे याद नहीं आ रही उसकी, तो इतनी मोटी किताब थी, तुमने उसको 2 दिन 3 उन्होंने सोचा कि भैया, तो इतनी मोटी किताब थी, क्या नाम था उसका, उस पर सीरियल भी तैयार हुआ था, अलिफ लैला। है। हाँ, पूरी किताब तुमने उसको समाप्त कर दी, 2 दिन के अंदर पकड़ा दी उसको। तो ऐसा था ना, हमारी रीडिंग स्किल ना, रीडिंग की जो स्पीड बनी है वो बनी ही कॉमिक्स पढ़ के है। कैसे? कॉमिक्स की दुकान पे गए, कॉमिक्स हमने लेनी है एक, कॉमिक्स की दुकान पे उस टाइम पे बहुत भीड़ हुआ करती थी, ठीक है, सुपर कमांडो 2, नागराज, इस तरह की कॉमिक्स हुआ करती थी। तो 1-2 किताबें तो जितना वो बाकी बच्चों को डील करता होता था, 1-2 किताबें तो उतनी देर में हम वहीं पढ़ दिया करते थे। मतलब 2 किताबें वहीं पढ़ दी, जितना वो जब तक नंबर आया उठाई किताब देखी, कट 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 कट, वो 35 पेज की किताब हुआ करती, वो 35 पेज की किताब ऐसे निपटा, 2 किताब वहाँ, तो एक किताब उससे लेके किराए पे लेके अपना घर आ गए। तो रीडिंग की जो स्पीड थी वो वहाँ बनी थी। अब देखो, एक बार क्या हुआ, एक तो राजनीति की चर्चाएं खूब होती, संसद यानी कि संसद में जो है ना, तारकेश्वर सिन्हा हुआ करती थी, और तारकेश्वर सिन्हा एक सांसद हुआ करती थी। अच्छा। और वो अपने जो भी संबोधन यानी कि होते थे बड़े ज़बरदस्त होते थे, और उनमें शेर व शायरी खूब होती थी। पिताजी को भी खूब शेर व शायरी यानी कि वो थे। तो मुझे हल्का सा याद आता है, एक बार वो शेर सुना, भाई जी क्या कहते उनको, क्योंकि उनको भी, हमें भी उत्साह होता है कि वो उन्हें क्या शेर बोला था, जरा हमें सुना कर दिखाओ, पिताजी हमें सुना के दिखाओ। तो ऐसे ही यानी कि वो सुनाया उन्होंने एक बार उनको, गर डूबेगी नाव, गर डूबेगी नाव डूबोगे सारे, ना बचोगे ना तुम, ना बचोगे रहनुमा तुम्हारे। यानी कि इस किस्म के, यानी कि विपक्ष की पार्टी थी कि महाराज जिनके चक्कर में तुम ये कर रहे हो ना, ये इस तरह के हंगामे ये कुछ कर रहे हो, अगर ये नाव डूबी तो तुम भी बचड़ेगा कोई नहीं तुम्हारे में से। इस तरह की जो चर्चा आजकल भी इसी तरह की चलती है, आजकल भी चलती है। हाँ, तो इस तरह के यानी कि शेर व शायरी सुनाया करते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया इस तरह के थे। और एक बार उन्होंने क्या हुआ, इसी तरह से यानी कि व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में बातचीत चली भाई, कि कैसे कि भाई हम कोई बिजनेस करना चाहो तो कैसे करें, बिजनेस के प्रोग्राम है कि हम कोई ऐसा कोई बिजनेस करें। तो जब बिजनेस की बात आई तो उन्होंने हमें एक पंचतंत्र की कथा सुनाई। अच्छा। कि बिजनेस करना चाहते हो, उन्होंने कहा चलो फिर सुनो। मैं कहा चलो सुनाओ क्या क्या कथा है। जैसे मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ऐसे ही किसी ज़माने में, पुराने ज़माने की बात है बहुत ज़बरदस्त, कि कोई बणिक पुत्र यानी कि यह था, थोड़ा जवान हुआ तो वो सोचा कि भाई किसी सेठ के पास जा कर के इससे मैं कुछ शिक्षा लूँ कि भाई बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो चलता चलता ही कोई वहाँ पर एक धनाढ़ यानी कि कोई था, यानी कि एक बिजनेसमैन उस ज़माने में, उसके पास गया। कोई बड़ा अच्छा संपन्न और बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन। वो गया कि मैं आपसे बिजनेस की कुछ गुर सीखना चाहूँ, मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं आपसे गुर सीखना चाहता हूँ। उसने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने कहा ठीक है सिखला दूँगा मैं तुम्हें, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा परीक्षा देनी पड़ेगी। अच्छा। तुम देखता हूँ तुम उस सीखने लायक हो भी कि नहीं। हुआ क्या था, अभी उसके घर में उसी वक्त जिस वक्त वो पहुँचा, पिंजरा लगा रखा था, कटर लगा रखा था, क्या था, चूहा मारा था ताज़ा ताज़ा। उसने उसको नौकर को बुला करके अपने वो कहा कि उसका भाई एक वो उसमें किसी चीज़ पे ले करके कपड़े में या किसी वो जो उनके पास कुछ रहा होगा पत्ता वत्ता, उसमें वो चूहे को लेकर आए, इसे दे दो। अच्छा। उसको मेरा वह चूहा पकड़ा दिया किसी
पात्र में यानी कि दे दिया उसको, दे ले दिया जाओ। किसी चीज़ में, पत्ते वत्तों में, पत्ते दुन्ना जो भी कुछ राग उस टाइम ओडी जो पहले चलती थी उस तरह की बांस की, कि ये लो। उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा आप अपना बिजनेस इससे शुरू करो। अच्छा। मरे हुए चूहा दे दिया। हम्म। अब वो मरा हुआ चूहा कभी चूहे को देख रहा, कभी सेठ को देख रहा, खैर चलो उसे घर से निकलने का, इससे शुरू करो। ताज़ा ताज़ा मरा हुआ चूहा सेठ ने सोचा कि बस इसको दो बाहर फेंकेगा। टालना था, उनने वहाँ से अपने हाथ से तो उन्हें हटवाना था उसे, और उसे उनने उसको दे दिया कि देखा भाई तू, तेरी परीक्षा देखा भाई तू कितना कर सकता है। वो चूहे को लेकर के अपना सड़क में खड़ा हुआ सोच रहा कि क्या करूं। उसे याद आया थोड़ी दूर जा कर के कोई यहाँ पर ही एक और भी ज़बरदस्त कोई खुश मिजाज, कोई बहुत बढ़िया एक सेठ और भी है, उसको बिल्ली कुत्ते इस तरह का पालने का बहुत शौक है। उसने कहा मैं चल कोशिश करता हूँ, चलो देखता हूँ। उसके पास गया वो। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसा है, ये चूहा है, मैं तुम्हारे पास बिल्ली है, मैं उसके लिए एक चूहा लाया है और ताज़ा। अच्छा बिल्ली भी उसकी बड़ी शौकीन किस्म की थी, नु कह लो कि वो यानी कि ऐसे थी, उनको भी ऐसा था कि जैसे सेठ बैठा बैठा खावे पीवे, ऐसे चूहे वो भी ऐसा नहीं वो शिकार ना करना चाहो वो भी। तो पता नहीं रोज़ उसको रोटी खिला दे क्या खिला दे। चूहा तो कभी उन्होंने देखा चूहा आया, उन्होंने कहा बहुत तो राजा वो भी खुश हो गया, यानी कि जो था सेठ सो हुआ, उनने वो चूहा, बिल्ली तुरंत छलांग मार के चूहा खा गई। बिल्ली बड़ी खुश हो रही, बड़ी हो रही। उससे ज़्यादा खुश रहा वो हुआ सेठ कि इसकी बिल्ली बड़ी आज तो बड़ी खुश हो रही, बड़ी उछल कूद मचा रही। उसने साथ उसका खिला खिला चूहे के साथ, फिर वो उन्होंने चूहा खाया। उसने क्या करा, इसके बदल जो वो खुश हुआ वो भी खुश हुआ। उनने उसे कि भाई चल तू ये बिल्ली लाया, ये ले एक सिक्का, सोने चांदी का कोई सिक्का रहा होगा उस पर, तूने उसको एक सिक्का पकड़ा दिया। वो सिक्का लेकर के आया। उसके दिमाग में फिर स्कीम आई कि आज तेरे पास पैसे आ गए हैं, पहले पैसे आए हैं, पहला सिक्का मिला मुझे इसका चूहे का। वो भी खुश हुआ। क्या किया उसने, वो बाजार में गया, उससे उसने क्या करा, एक बहुत बड़ा मिट्टी का माठ खरीदा, एक मिट्टी का कोई कुल्हड़ इस तरह का जिससे पानी भरने के लिए वो खरीदा, चना खरीदे, गुड़ खरीदा उस पैसों से। उसका इतना पर्याप्त यानी कि उसके पैसे इतने हो गए कि वो सारा सामान खरीद लिया उसने। और उसमें माठ में उन्हें नदी से या कहीं आसपास कहीं कुआं रहा होगा, जैसे जमाने में कुएँ चलते थे कहीं से, उसमें पानी भरा और उनको ले करके वो जंगल के ऐसे रास्ते पर जाकर बैठ गया जहाँ से लोग लकड़ी काट करके आते थे। अच्छा। वो बेचारे जंगल में तो कहीं जल्दी से उपलब्ध नहीं होता पानी प्यास, तो वो उनको क्या करने लगा, एक मुट्ठी चने की, एक डली गुड़ की देता और पानी पिलाना ये शुरू करा। कि जो कोई आ रहा तो वो बड़े बड़े वो प्रसन्न, वो क्या करे, जो लकड़ी लेकर एक लकड़ी दो लकड़ी वो उसके आगे डाल दें उसने। और पूरे जब वो उसने क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक पता लगा उसके पास भी लकड़ी का एक ढेर इकट्ठा हो गया। वो बाज़ार में गया, उन लकड़ी को बेची, फिर गुड़ लाया, चने लाया, पानी लाया, वहाँ का फिर उसने यानी कि दिनचर्या बना ली कि रोज़ वो उनको पानी पिलावे और वो उसके आगे एक आध दो लकड़ी डाल दें, और वो भी शाम को लकड़ी बेच करके उनसे अपने घर का निर्वाह उसका होने लगा। और इस तरह से उसका अपना काम चल गया। करते 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 साल 2 साल में उसका बिजनेस इतना बढ़ा, उसने वो टिम्बर मर्चेंट बन गया उस जमाने में, यानी कि उसने लकड़ी का बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। इसको करते करते कुछ उसने खर्च करा, कुछ संचय करा। बणिक मैंने बताया ना, बणिक यानी कि खान एक तरह से दो समझ लो, उसके अंदर जो बुद्धि थी वैसी थी। जब वो संपन्न हो गया तो फिर उसने उसको सेठ का ध्यान आया जिसने उसको चूहा दिया। उसने क्या किया, एक सोने का चूहा बनवाया और फिर उस सेठ के पास गया। पता नहीं 2 साल बाद गया, कितने टाइम जब वो संपन्न हो गया तब गया वो। बाद में सेठ गया, उन्होंने पूछा, हाँ। उसने उनके पैरों को हाथ लगाया, माथा टेक का। उन्होंने कहा जी मैं आपकी गुरु दक्षिणा लाया हूँ। उन्होंने उसको देखा, मुझे पहचाना नहीं आपने? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैं आपके पास आया था कि आपने कहा था कि इससे बिजनेस शुरू करो, आपने मुझे मरा हुआ चूहा दिया था। ओहो, उसे याद आ गया, बड़ा खुश हुआ। सोने का चूहा उसने उसको गुरु दक्षिणा दिया। देखा भाई बिजनेस जो है ना ऐसे होता है बिजनेस। तो ये पंचतंत्र की कहानी है, शायद ये पंचतंत्र की कहानी है। लेकिन मजेदार बात है, चाहे पंचतंत्र की कहानी हो, पर आप ये देखो शायद जबरदस्त बिजनेस नहीं, शायद पंचतंत्र की कथा है, लेकिन हमें पिताजी ने यानी कि अब देखो उनका उपदेश देने का तरीका क्या था। हमने बिजनेस की बात की तो उन्होंने बिजनेस की एक कथा सुनाई हमें। यानी कि एक तरह से देखा जाए ये भी एक गुण होता है महाराज। आप यानी कि एक बात और थी, एक बात वो मैं बताया ना, शेर व शायरी और इस तरह के जो मुहावरे जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, उनका एक फंडा और था, सांप और सपूत अपना रास्ता अपने आप बनाते हैं। समझ में आ गई?
इस कथा का उद्देश्य यानी सुनाने का मतलब क्या हुआ? देखो ना, क्या रास्ता, उन्हें खाली तो चूहा पकड़ा गया मरा हुआ। तो उसका कहना एक और था, पिताजी का कहना, सांप और सपूत अपना रास्ता अपने आप बनाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती किसी की भी। सही बात है। हम उस गाइड तो कर Guidance, सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बाकी करना तो आपको अपने आप ही पड़ेगा। सही बात है। सही बात है। अब एक चीज़ और याद आ रही है इसके ऊपर, नाकामयाब के पास था सयाद क्या है हम सफ़ीर, वरना मैं और उड़ के जाऊँ दाने के लिए। क्या मतलब इसका? नहीं पता। नाकामयाब के पास, भाई ऐसा हुआ, एक सयाद जो होता है, जो बहेलिए यानी कि जो जाल बिछा कर पक्षी पकड़ते हैं, उसने जाल बिछा रखा पूरा पक्षी पकड़ने के। तो एक पक्षी कोई उसके अंदर फंस गया, उसके साथी आए, उनने कहा यार तू यहाँ पर आकर इस तुझे पता नहीं लगा कि यहाँ और कोई नहीं आ रहा, तू कैसे फंस गया इसके अंदर अकेला आकर के? उसने कहा भाई मैं फंसा नहीं हूँ, मैं तो जानबूझ कर गया। मुझे इसके बेचारे यानी कि जो बहेलिया, सुबह से शाम हो गई, इसको एक भी पक्षी नहीं आया इसके पास। पता मुझे भी था, मैं तो इसकी उस पे यानी कि इसकी नाकामयाबी पे मुझे तरस आ गया, इसलिए मैं आगे फंस गया यहाँ से। नहीं तो मुझे नहीं पता कि दंड क्यों विषय कोई भी नहीं खा रहा इसको, मैं आ गया, तो मैं तो इसकी नाकामयाबी के ऊपर आया हूँ। अच्छा, ठीक है, ये भी अलग ही था कुछ। अरे भाई, मैं बता रहा, उनको ऐसे उन्होंने हमें सुना रखे हैं इस तरह के। वो समय था ना जब टीवी नहीं हुआ करता हाँ, था, डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुआ करते थे। हाँ, तो ये इस तरीके से टाइम पास भी होता था मेरे ख्याल से, और नॉलेज शेयर की जाती थी इस तरीके से। हाँ। तो इस तरह की यानी कि चर्चाएं होती थी बहुत ज़्यादा हर एक के साथ, तो आनंद आता था बहुत ज़बरदस्त। अब देखो, अब मुझे लोग मेरी यहाँ से तुम्हारे पास रह करके लोगों से क्या कहते हैं, बातचीत होती है लोगों से। आज भी बातचीत हो रही थी, किसी का यानी कि जब फ़ोन किया तो पूछते हैं भाई तुम्हारे मन लग गया वहाँ पर है, यहाँ पर रह करके मन लग गया? क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत यहाँ पे बोर हो जाते हैं यहाँ पे आके ना, क्योंकि उनकी दिनचर्या बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो जाती है यहाँ पे। हाँ, अब मैंने कहा भाई, मेरी जब बातचीत हुई, मैंने कहा लोग एक उम्र के बाद लोग संन्यास ले लें बहुत से, जो हमारे ऐसा, अब तो खैर रिवाज ख़त्म हो गए। पहले ज़माने में हमारे टाइम में बहुत से लोग अपना घर छोड़ करके आश्रम में या हिमालय पे या इधर उधर उस पर चले जाते हैं। मैंने भाई मैं पाताल लोक में आ गया हूँ, और रही बात ये कि जो मेरी दिनचर्या घर पे थी वो यहाँ पर है। मेरी पूजा यानी कि मुझे इतना हमें तो टाइम का पता ही नहीं लगता। और फिर एक अपना एक फंडा और भी तो है, यानी कि क्या है, नहीं आपकी तो मेरे से भी बिजी लाइफ है। हाँ, नहीं बताओ ना, तुम्हारे से भी, मैं तुम्हारे से भी पूरी तरह से बात अगर देखा जाए तो मैं तुम्हारे से भी पूरी बात नहीं कर पाता, और तो और मैं अपना पूरी खबरें भी नहीं पढ़ पाता देखा जाए तो। मेरे यानी कि जो मेरा शेड्यूल है एक तरह से उस तरह का इस तरह से सेट हो गया। तो अब हमें ना तो हमें जैसे हम हरिद्वार में थे ऐसे यहाँ पर है, जैसा हमारी दिनचर्या हरिद्वार थी ऐसी दिनचर्या हमारी यहाँ पर हो गई, यानी कि इस तरह से करा। तो मैंने कहा वो और होंगे जिनको मैसर हैं लुत्फ़े बहार, हम तो गुलशन में भी रहते हैं बियाबां की तरह। सही में ही बात। अब ज़्यादातर लोगों की जो बिजीनेस होती है वो लोगों के ऊपर डिपेंड होती है, आपकी लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं है। हाँ, नहीं मैं बता, हम अपने में ही इन्हों कह लो, हम इतने अपने आप में ही इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए। और वो किस लिए कि हम बचपन से जैसा हमने देखा ना अपने उनको, क्योंकि वो भी बड़े, उनकी भी अगर देखा जाए तो बहुत व्यस्त लाइफ रही। अच्छा, दूसरी बात, माता के लिए उनके अंदर बेहद सम्मान नहीं, जितनी सेवा उन्होंने अपनी माता जी की ऐसा शायद ही कोई कर सकता होगा। यहाँ तक कि हरिद्वार भी छोड़ दिया था बाद में उन्होंने। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो ना, मैं बताया ना, तबीयत उनकी अक्सर कभी कभी ख़राब हो जाती थी माता जी की बहुत, क्योंकि एज थी काफ़ी, तो उस तबीयत ख़राब हो जाती, तो वो यानी कि उनकी सेवा, ये कहते हैं मेरे पिताजी, धड़ियों नहीं मणो बादाम, मैं बताया ना, वो पीसते थे सिलबट्टे पे, और उसको बना करके जिसको हलीरा बोलते हैं, उसमें बादाम, चारों मगज और भाई काली मिर्च, मुनक्का, पोस्त, बड़ी इलायची, इनको रात को भे करके फिर सुबह को पीस करके देसी घी में उसमें उनको मिला करके मिक्स करके थोड़ा उनको करके फिर उसमें दूध मिला करके वो उनको पीने के लिए दिया जावे था दादी जी को। और केवल दादी जी को नहीं, फिर हम पूरे परिवार को भी समझ लो
बाद में तो होगा उनको देता। वो किस लिए, उनके सिर में कभी कभी दर्द होता बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनको वो देते थे। यानी कि मेरा मतलब ये, तो इस तरह से रोज़ बताओ ये पीसना, चटनी बनानी ये कभी कभी, और कभी कभी यानी कि जब चने बनाते तो वही मसाला भी पीसना, इतनी मेहनत करते थे महाराज। यानी कि ये देख लो, हमने देखा उनको सिलबट्टा, जो पूछ रहे थे एक बार एपिसोड में कि वो सिलबट्टा था, ये सारा काम उससे सिलबट्टे में पीसते थे वो। अच्छा। तो माता की सेवा के लिए, कि उनका कहना ये था कि भाई माता की सेवा यानी कि जो परम धर्म यही है, यही समझ लो कि आप देवोपासना से बढ़ कर के ये है। और वो माता का अपमान कतई भी सहन नहीं करते थे, बिल्कुल भी। कोई कुछ उनको, जैसे बहुत से लोग उटपटांग तरह से बात करते हैं ना, बोलते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं उनको इस बारे में। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की यानी कि हमें देखने को मिली, उन्हीं से मैं प्रेरणा मिली। इसलिए हमें हमारी सेहत पे हम कहाँ यहाँ रह रहे, हरिद्वार रह रहे, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। कि कहते हैं मन लगा, हम तो मन हमेशा लगा रहा है। और दूसरी बात, हम तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, सीधी सी बात, प्रसन्न रहना चाहिए आदमी को हर वक्त, जो भी है। ऐ गम जिंदगी मत हो नाराज, हमें आदत है मुस्कुराने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ है। और अभी एक स्टोरी मैं और सुनाना चाहूँगा। कुछ बातें उन्होंने ऐसा बताया ना, क्योंकि बताया ना कि अध्यात्म की तरफ आप कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं, कैसे हो जा सकते हैं। उसके प्रवृत्त होने के लिए सबसे बड़ी बात है मानसिक रूप से स्वस्थ होना, मन को कंट्रोल करना। मन की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मन इतनी आसानी के साथ कंट्रोल नहीं होता, या विचारों की इतनी अधिकता होती है, इधर उधर इतने व्यस्त होते हैं कि बड़ा मुश्किल है। इसके पीछे एक, मैं समझता हूँ कि ये मुझे एक कथा, शायद मैंने, जहाँ तक एक संत है शायद राजेंद्र दास जी के, शायद मैंने उन प्रवचन में एक बार सुना, मुझे ऐसा याद आ रहा कि उनके मुख से सुना। एक कथा है, एक राजा थे। अच्छा। थे बहुत ज़बरदस्त किस्म के, बकरियां पाल रखी, एक बकरी पाल रखी थी उनके पास थी वो। लेकिन थे वो इतने कंजूस कि किसी को देना कुछ नहीं चाहते थे, फ्री फंड में काम कराने वाले। अच्छा। इस तरह के आदमी थे, यानी कि सेठ कह लो, राजा कह लो, कुछ इस किस्म के थे कि देना कुछ नहीं है। और तो नीम लगे ना फिटकरी, और हाँ, रंग भी इस तरह से चोखा काम। तो उन्होंने एक घोषणा कर रखी थी कि जो मेरी इस बकरी का पेट भर कर लियागा, उस समय इतने दिन, यानी कि सोने के सिक्के, या वो उसको इनाम इतना दूंगा, इतना पैसा दूंगा, संपन्न कर दूंगा, इतने 50 सिक्के दूंगा, 100 सिक्के दूंगा, ऐसे चांदी के जो भी है। ऐसी उन्होंने घोषणा कर रखी थी। तो कोई ना कोई रोज आदमी एक उनका आवा था, वो उसको बकरी को ले जावा था, चरा कर लावा था। उन्होंने क्या फंडा कर रखा, जैसी बकरी आवे उसे एक उन्होंने अपने टहनी रख रखी, उन्होंने उसकी किसी पत्तों वत्तों की या पालक वालक जैसी कोई चीज़ रख रखी, जो बढ़िया स्वादिष्ट टाइप की, जैसे पालक। और वो उसको बकरी क्या करे, बकरी झट उसको खाना शुरू कर दे। उन्होंने तो भूख किया, देखो कहाँ पेट भरा है इसका, वो खा ले और उसको भगा दे, वो छुट्टी। अगले दिन फिर कोई दूसरा आया, उसको भी जहाँ वो अलावे, वो फिर उसे बकरी के आगे वो पालक रख दे, तो कितना वेट भरा वो खाएगी, फिर और वो सारा खा जा। मजेदार बात है, पेट भरा हुआ है उसका, जबकि वो सुबह से शाम से चर कर आई है, और वो उसके पास जैसे वो दिखावा वो झट खा जा। उन्होंने कहा अच्छा। ऐसा हुआ, बहुत दिन हो गए इस तरह को चलते हुए। फिर एक सन्यासी आया, कोई जबरदस्त, बहुत, यानी कि जिसे कहना सिद्ध पुरुष कह लो। उन्होंने कहा आज मैं इसका दिमाग, राजा का दिमाग सही करता हूँ। इन्हें जो 100 मुद्रिकाएं देने की बात कर रखी ना, आज से 100 मुद्रिकाएं लेनी है। वो सब बकरी को लाओ जी, मैं इसको छकवा के लाता हूँ आज। उसे ले गया, सुबह से शाम तक उसने कुछ नहीं खोया, उसे खाने ही नहीं दिया। एक डंडी ले रखी थी, जैसे घास के पास उसको दिखा, वो क्या करे, जैसे राजा दिखावा था ना उसको पालक, ऐसे वो उसे दिखावा और दे मुँह पर उसको डंडी, दे मुँह पे डंडी, जैसे उसे दिखावा दे डंडी। उसने सुबह से शाम तक उसको ऐसा ट्रेंड करा, मार मार के उसका मुंह तो इतना मोटा हो गया, बकरी का सूज गया, और उसको मार मार कर सुझा दिया। अब जब देखा कि उन्होंने शाम देखा कि अब जब इसके पास वो लेके आता हूँ पालक या कोई टहनी लेके आता हूँ घास की, तो ये मुंह फेर ले। जब देखा ट्रेंड का, तो फिर वो राजा के पास दिन छपे गया, अंधेर थोड़ा जब धुंधल का हो गया। उन्होंने कहा हाँ जी महाराज आ गए जी। उन्होंने कहा हाँ जी आ गया, आपकी बकरी बिल्कुल छक गई। देखा क्या राजा, मुंह तो इसका बड़ा मोटा हो रखा, सूज रहा, बड़ा अच्छा, पेट की तरफ तो ध्यान नहीं गया, मुंह, क्योंकि मुंह सूझा वही दिखाई दे रहा, वो तो किच्छा।
उन्न राजा ने उसको दिखाई हम्म, पालक। वो जैसे दिखा वो झट इधर हट जावा, इधर दिखा वो तो इधर हट जावे, खा के ही नहीं दिया उनने उसको खास। हम्म, राजा का दिमाग घूम गया कि आज इसे क्या हुआ, हम्म, इसे क्या हुआ हम्म, कि मैं, उनने भाई मुंह ही नहीं लगाया, देनी पड़ी राजा को 100 मुद्रिका। हम्म, उनने पूछा, उन्होंने कहा अच्छा 100 मुद्रिका तो मैं दे रहा, ये बताता ना करा क्या। उन्होंने कहा तुम इस बारे में क्यों जाओ, तुम्हारा ये बकरी छकी हुई। हम्म, सही बात है। इस कहानी का मतलब क्या, हमारा मन, हमारा जो मन स्थिति है उस बकरी जैसी है। हम्म, समझ में आई बात। बकरी को चाहे जितनी छकी हुई हो, हम भी चाहे जितने वे हों, हमारा जो लालच कह लो, कुछ भी कह लो या मन कह लो, इधर उधर घूमता ही रहेगा, कभी स्थिर हो ही नहीं सकता, हम्म, कभी नहीं स्थिर होता। कब तक स्थिर होता, जब तक कि तुम उस बकरी जैसे नहीं कर लगे किसी भी तरीके येन किन प्रकारेण मन स्थिति को शांत करने का। इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। हाँ, इस तरह से आप किस तरह से करो, जैसे यानी कि उस बकरी की तरह जैसे उस सन्यासी ने उसको साथ दिया, जब तक तुम इसको नहीं साथ देने के, आप बकरी की तरह से ही रहोगे महाराज। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आज आ गया, कल को आपको 1 करोड़ भी आपको कम दिखाई देंगे। आज आपके पास बेलोरो, वो कौन सी गाड़ी है बताए, BMW आ गई, अरे यार ये कुछ नहीं है यार, किससे बढ़िया, कहने आप तृप्त नहीं होने, आपका मन जो है, मन तो महाराज भागता रहेगा। सही बात है, ये चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, आज का जो पॉडकास्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ और वृत्तांत सुने, और उम्मीद करते हैं उससे, मैंने तो बहुत कुछ सीखा, आपने भी कुछ उससे ग्रहण किया होगा, इसकी उम्मीद करते हैं। और आप लोगों को अब यहीं छोड़े जाते हैं, और आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। जय